हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं आपके हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम लोग जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नाम का टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, उसी टॉपिक के अंदर हम यहां से आगे चलने वाले। आज की क्लास में इस टॉपिक के अंदर हम लोग जो पिछली क्लास तक हम लोग दो तीन प्रकार के क्वेश्चंस के बारे में बात करके ऑलरेडी आ चुके हैं। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कि देखिए, अगर आपके पास दिए गए सेंटेंस में अगर आप लोगों को क्या वर्ड दिखाई दे जाता है, एज वेल एज दिखाई दे जाता है। इसके अलावा आपके पास में अलोंग विद नाम का शब्द दिखाई दे जाता है, टुगेदर विद दिखाई दे जाता है आपके पास में, या अकेला विद दिखाई दे जाता है आपके पास में, अकेला विद दिखाई दे जाता है आपके पास में, या फिर आपके पास इन एडिशन टू दिखाई दे जाता है, इन एडिशन टू दिखाई दे जाता है आपके पास में, या बिसाइड्स नाम का वर्ड दिखाई दे जाता है आपके पास में, लाइक दिखाई दे जाए, अनलाइक हो, अनलाइक आ जाए, कोमा, यहाँ से हम कोमा और लगा लेते हैं, आगे वाले वर्ड्स के बारे में बात कर रहे हैं। अनलाइक दिखाई दे जाए, लाइक दिखाई दे जाए। इसके अलावा आपके पास में बट आ जाता है, या नो लेस देन आ जाता है आपके पास में, नो लेस देन आ जाता है, या फिर आपके पास में जो है वो एंड नोट आ जाता है, एंड नोट आ जाता है आपके पास में, या फिर आपके पास में मोर देन नाम का शब्द आपको देखने को मिल जाता है, मोर देन नाम का शब्द आप लोगों को देखने को मिल जाता है, या फिर आपके पास में बट आ जाता है। ये जो वर्ड आप लोगों को बोर्ड पे दिखाई दे रहे हैं, अगर इन शब्दों से जोड़कर आपके पास दो सब्जेक्ट लिखे गए, दो सब्जेक्ट मतलब दो नाउन या प्रोनाउन लिखे गए हैं, यहां पर आपके पास में कोई सब्जेक्ट दिया गया है, ये सब्जेक्ट एक वचन या बहुवचन, सिंगुलर या प्लूरल दोनों हो सकते हैं, और इसके बाद भी आपको कोई सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, ये सब्जेक्ट भी सिंगुलर या प्लूरल दोनों में से कोई भी हो सकता है। ऐसे केस में जो हम वर्ब यूज करेंगे, ये वर्ब हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार यूज करने वाले हैं। जो वर्ब यूज होगा, ये वर्ब हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार यूज होगा। अगर आपके पास पहले दिया गया सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। इससे रिलेटेड अपन एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे। फिलहाल हमने यहाँ पे कुछ वर्ड देखे हैं जिनसे जोड़कर अगर दो सब्जेक्ट लिख दिए जाते हैं, तो ऐसे केस में जो वर्ब यूज होगा, ये वर्ब हमेशा पहले दिए गए सब्जेक्ट के अनुसार यूज होने वाला है। पहले वाला सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। चाहें तो आप यहाँ से एक शॉर्ट नोट लिख सकते हैं ताकि आप लोगों को समझने में परेशानी ना हो। यहाँ पे आप लिख देना, यदि इन शब्दों से जोड़कर, यदि इन शब्दों से जोड़कर दो सब्जेक्ट लिखे गए, लिखे हों, तो वर्ब हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार यूज होता है, पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार यूज होगा। अगर आपके पास में इन शब्दों से जोड़कर अगर आपके पास में दो सब्जेक्ट लिख दिए जाते हैं, तब की बात कर रहे हैं। दो सब्जेक्ट आपके पास लिखे गए हैं, आपको जो वर्ब लगाना है वो वर्ब पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार लगाना है। आप अगर इस कहानी को थोड़ा समझना चाहते हैं, वैसे भी ये भी इंटरेस्टिंग पार्ट है। बहुत सारा सवाल ये हो जाता है कि जब दोनों दो सब्जेक्ट लिखे गए तो हम वर्ब इन दोनों सब्जेक्ट के अनुसार क्यों नहीं लगा रहे हैं। तो इस सवाल का जवाब भी अपन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। आपको बता दें, यहाँ पे अगर मैं इस वाले यहीं पे अगर एक पर्टिकुलर छोटा सा सेंटेंस लिख देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा, शी विद हर फ्रेंड्स, समझाने के लिए बता रहे हैं, शी विद हर फ्रेंड्स। तो आपको पता चल गया विद से जोड़ के दो सब्जेक्ट लिखे गए हैं, शी और हर फ्रेंड्स। तो हमें जो वर्ब लगाना है वो वर्ब कौन से वाले सब्जेक्ट के अनुसार लगाना है, पहले वाले के अनुसार लगाना है।
पहले वाला सब्जेक्ट चूंकि इस बार सी सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसा होगा, सिंगुलर होगा। इज लिख दिया हमने, आगे कोई भी गोइंग टू मार्केट। ये हमने एक बेसिक सा एग्जांपल लिखा है, इसको समझने के लिए कारण बता रहे हैं। मार्केट है, इसके पीछे का कारण समझिए कि ऐसा क्यों होता है। आप लोग थोड़ा सा देखेंगे इसको, तो वो कह रहा है शी विद हर फ्रेंड्स, लाइक फॉर एग्जांपल आप लोग या आप एक बाइक खरीदने जा रहे हो और आप अपने दोस्त को अपने साथ लेकर जा रहे हो। तो आप अपने घर वालों को बोलते हो कि मैं अपने दोस्त के साथ बाइक खरीदने जा रहा हूं। तो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि बाइक खरीदने कौन जा रहा है? बाइक खरीदने कौन जा रहा है? अगर मैं बोल देता हूं राम श्याम के साथ बाइक खरीदने जा रहा है, तो बाइक कौन खरीदने वाला है? राम खरीदने वाला है। इसका मतलब श्याम जो है वो सिर्फ उसके साथ में जा रहा है, और वो एक एक्टिव डूअर नहीं है, पैसिव डूअर है। आपको इसके पीछे का कारण बताते हैं। ये सब चीज़ें आपने रट रखी होंगी कि अगर इन फ्रेजेस के साथ जोड़कर अगर कोई दो सेंटेंस लिख दिए जाते हैं, तो ऐसे केस में जो वर्ब यूज होता है वो वर्ब हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार। इसके पीछे का कारण ये है, जैसे मैंने आपको बताया कि राम श्याम के साथ बाइक खरीदने जा रहा है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ बाइक खरीदने कौन जा रहा है? राम जा रहा है। श्याम तो सिर्फ उसके साथ में जा रहा है। इसका मतलब इसमें से जो एक्टिव डूअर है वो कौन सा है? राम है। श्याम तो सिर्फ उसका क्या दे रहा है? साथ दे रहा है। और आपको पता है वर्ब जो होता है वो हमेशा एक्टिव डूअर के अनुसार यूज होता है। यही कारण है कि इन फ्रेजेस की स्थिति के अंदर या इन वर्ड्स की स्थिति के अंदर हम लोग जो वर्ब यूज करते हैं वो वर्ब हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार यूज करते हैं। मैंने यहाँ पे फ्रेज इसलिए बोला क्योंकि ये एक से ज़्यादा शब्दों से मिलकर अगर कोई शब्द बना दिया जाता है तो उसको फ्रेज बोलते हैं। एक होता है वर्ड, दो शब्दों से मिलकर अगर कोई वर्ड बन जाता है तो उसको इंग्लिश में नाम दे देते हैं, अपन फ्रेज नाम दे देते हैं। तो यही कारण है कि हम जो वर्ब यूज कर रहे हैं वो वर्ब पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार यूज कर रहे हैं। अब यहाँ से हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में बात कर रहे हैं। ये वर्ड आपको ध्यान रखना है। वैसे इन वर्ड से रिलेटेड जो पीडीएफ्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, तो वहाँ से आपको परेशानी नहीं होगा, आप सीधा वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। बात करते हैं अपन यहाँ से आगे, देखिएगा। अब यहाँ से आगे अपन कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में बात कर रहे हैं जो इसी से रिलेटेड आपके पास रहने वाले हैं। पहला एग्जाम्पल आपके पास दे रखा है, शी along with her parents have to make it possible। ये आपके पास में यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिखा है। सेंटेंस के हम चार भाग बना दे रहे हैं, आपको ये बताना है सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है। सेंटेंस के जिस भाग में गलती है वही आपका आंसर होने वाला है। ये पहला एग्जांपल आपके पास दिया गया है। एक दो एग्जांपल इसी से रिलेटेड और देख लेते हैं, फिर अपन इनके साथ में जो आंसर्स हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। अगला एग्जांपल आपके पास लिखा गया है, प्राइम मिनिस्टर अलोंग विद हिज कैबिनेट मिनिस्टर्स वर प्रेजेंट इन अ मीटिंग। ये आपके पास में नेक्स्ट सेंटेंस दे रखा है, प्रेजेंट इन अ मीटिंग। ये आपके पास में दूसरा एग्जांपल दे रखा है। आप यहां से बताएंगे इस सेंटेंस में मीटिंग है ये ना, आईएनजी। ये दो एग्जांपल हम लोगों ने लिखे हैं जो कि उन्हीं वर्ड्स पर बेस्ड है। आपको ये बताना है कि इन सेंटेंस में यूज होने वाला वर्ब जो है वो बोलिए कौन से वाले सब्जेक्ट के अनुसार यूज हो। चलते हैं अपन पहले एग्जांपल पे। क्या दिखाई दे रहा है आपको? अलोंग विद दिखाई दे रहा है, शी दिखाई दे रहा है आपके पास यहाँ पे, जो कि कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर है। पेरेंट्स की बात करते हैं तो ये आपके पास में प्लूरल है। हमें जो वर्ब लगाना है वो वर्ब बोलिए कौन से वाले सब्जेक्ट के अनुसार लगाना है? पहले वाले के अनुसार लगाना है। पहले वाला सब्जेक्ट चूंकि सिंगुलर है इसलिए वर्ब भी बताओ कैसा हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। हैव आपके पास में प्लूरल वर्ब है, इसलिए हैव को बदल के हम क्या बना देंगे? हैज बना देंगे। देखिए वर्ब से संबंधित जो बातें हैं वो हम इससे पहले के वीडियोस में करके आए हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे तो एक बार देख लेना, वहां से आपको वर्ब समझ में आ जाएंगे।
और अगर आप इसके बावजूद समझना चाहते हैं तो मैं आपको यहाँ पर एक सिंपल ट्रिक बना देता हूँ। जितनी भी वर्ब हैं जो कि सिंगुलर हैं उनकी पहचान करने का तरीका बता देता हूँ। आपको कह रहे हैं कि मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर एस और ईएस लग जाए, इसको फिफ्थ फॉर्म बन जाती है, और फिफ्थ फॉर्म हमेशा सिंगुलर होती है, याद रखना, डज, इज, हैज और वॉच। ये जो वर्ब आपको बोर्ड पे दिखाई दे रही है, सारी की सारी वर्ब जो हैं वो सिंगुलर वर्ब हैं। अगर हम प्लूरल वर्ब के बारे में बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म हो गया, डज का प्लूरल डू हो गया, इज का आर हो गया, हैज का हैव हो गया, और वॉच का वर हो गया। ऊपर दी गई जितनी भी वर्ब्स हैं वो सारी की सारी वर्ब जो हैं वो आपके पास में सिंगुलर हैं, नीचे दी गई सारी की सारी वर्ब प्लूरल है। इस तरीके से आप वर्ब को याद रख सकते हैं कि कौन सी वर्ब सिंगुलर है और कौन सा प्लूरल है। अगर कभी भूल जाएं तो इसका भी एक तरीका है, जिस वर्ब के लास्ट में एस लगा होता है वो सारी वर्ब कौन सी होती हैं, सिंगुलर होती है। इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हो। तो मैंने पूछा कि बताइए हैव नाम का जो वर्ब आपको दिखाई दे रहा है, बताइए हैव कैसा वर्ब है। तो आपने यहाँ पर देखा हैव जो है वो प्लूरल वर्ब है, हमें सिंगुलर चाहिए तो हमने हैव का सिंगुलर जो है वो क्या बना दिया, हैज बना दिया। ठीक है। हैव, हैज, हैड के बाद में मैन वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, तब ये हेल्पिंग वर्ब होती हैं। और जब हैज, हैव, हैड के बाद में टू प्लस मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देखने को मिल जाता है तो ये हैज और हैव मैन वर्ब का काम करती हैं। ये बातें भी अपन पिछली क्लासेस के अंदर बात करके आए हैं, पिछले वीडियोस को अगर आप देखते हैं। दूसरे सेंटेंस पे चलते हैं। यहाँ पर भी आपको अलोंग विद दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अलोंग विद किसके, टुगेदर विद इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, अकम्पनीड बाय, गाइडेड बाय, बिसाइड्स, लाइक, अनलाइक, ओके, नो लेस देन, बट, ऐसे कुछ शब्द जिनसे जोड़ के अगर दो सब्जेक्ट लिख दिए जाते हैं तो वर्ब आपको पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार लगाना होता है। प्राइम मिनिस्टर चूंकि सिंगुलर है इसलिए वर्ब भी बोलो कैसा होने वाला है, सिंगुलर। वर्क के स्थान पे हम बदल के क्या बना देंगे, वॉच बना देंगे। ये आपके पास में सेकंड एग्जांपल था जो इसी पर बेस्ड था। आगे चलते हैं अपन इसी से आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर आगे चलते हैं। आई एंड नॉट शी इज टू मेंड हर विच। ये मैंने यहाँ पर एक दूसरा एग्जांपल लिखा है। आपको ये बताना है कि ये जो सेंटेंस आपके पास बोर्ड पे दिया गया है, इस सेंटेंस में कौन से भाग में एरर है, ये आपको बताना है। ये आपके पास में सेकंड सेंटेंस दे रखा है जो कि उसी पर बेस्ड होने वाला है। एक एग्जांपल और लिख लेते हैं, फिर अपन इन दोनों के बारे में एक साथ बात करने वाले हैं। अगला एग्जांपल दे रखा है, अगला एग्जांपल आपके पास में दे रखा है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वन ऑफ माई फ्रेंड्स टुगेदर विद his brothers have gone there। ये हमने दूसरा एग्जांपल लिखा है। आपको ये बताना है कि इन दोनों सेंटेंस में क्या एरर है, ये आपको बताना है। चलते हैं अपन फिर से बात कर रहे हैं। बताइए पहले सेंटेंस पे चलते हैं। एंड नोट दिखाई दे रहा है, बोलिए सब्जेक्ट कौन होने वाला है, शी होने वाला है या आई होने वाला है। तो हमने कहा था कि ऐसे केस में हम पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगाते हैं, इसका मतलब आई आपके पास सब्जेक्ट होगा। आई, अगर आई के साथ बताइए इस, आर और एम में से कौन सा वर्ब यूज होता है, तो आपके पास में वर्ब यूज होता है एम। और याद रखना जिस सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब यूज होता है उसी के अनुसार पजेसिव एडजेक्टिव यूज होता है। ये भी बातें अपन पहले करके आए। तो आई का पजेसिव एडजेक्टिव हर नहीं होता है, बोलो क्या होता है, माई होता है। ये आपके पास में जो है पहला तीसरा सेंटेंस दे रखा है, दो हम आपसे पहले बात कर चुके हैं। तो आपको पता चल गया एंड नोट में भी हम पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगाते हैं। तो वर्ब भी हम लोगों ने इसके अनुसार लगाया, और पजेसिव एडजेक्टिव हम लोग जो है वो इसी सब्जेक्ट को ध्यान में रखकर यूज करते हैं। तो आई का पजेसिव एडजेक्टिव माई होता है, सी का हर होता है। इस बार हमारा सब्जेक्ट सी नहीं है, कौन है, आई है, तो हमने क्या लगा दिया है, माई लगा दिया। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, देखिएगा वन ऑफ माई फ्रेंड्स के बारे में अगर हम बात करें तो याद रखना ऐसे केस में ये वन नाम का जो शब्द है ये प्रोनाउन होता है। क्या होता है, प्रोनाउन होता है।
यहाँ पे प्रोनाउन है जो कि नाउन के स्थान पे यूज हो रहा है। ऑफ शब्द बोलो क्या है, प्रेपोजिशन है। माई फ्रेंड्स बोलो क्या है, नाउन। तो हमें जो वर्ब लगाना है, अगर मैं इससे पहले इस टुगेदर विद से पहले वाले भाग के बारे में बात करता हूँ, तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट जो है वो फ्रेंड्स नहीं है, सारे फ्रेंड्स नहीं है। कौन है उनमें से एक फ्रेंड, मतलब ये वन आपका सब्जेक्ट रहने वाला है। इस पहले वाले भाग की बात करता हूँ। और टुगेदर विद का मतलब यही होता है कि आपको वर्ब पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार लगाना है। और इन दोनों में से अगर मैं वन ऑफ के कॉन्टेक्स्ट में बात करता हूं तो हमारे लिए सब्जेक्ट कौन रहने वाला है, वन रहने वाला है। वन अगर आपका सब्जेक्ट रहने वाला है तो आपको वर्ब भी किसके अनुसार यूज करना है, वन के अनुसार। मतलब सिंगुलर है तो सिंगुलर होगा। तो बोलो हैव के स्थान पे हम बदल के यहां पर क्या बना देंगे, हैज बना देंगे, हैज गॉन देयर। ये आपका दूसरा एग्जाम्पल हो। ये सारे के सारे वर्ड जो हम आज बात कर रहे हैं उसी पर बेस्ड है। इस तरीके से आप लोग इन सेंटेंसेस को याद रख सकते हो अगर जोड़ के लिखा गया हो। अब बात करते हैं अपन इससे आगे, एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं ताकि आपको थोड़ा ठीक ढंग से समझ में आ जाए। दूसरा एग्जांपल आपके पास में लिखा गया है, दे एज वेल एज दे एज वेल एज देयर फ्रेंड्स they as well as their friends has to lead the ship। ये हमने दूसरा कोई एग्जांपल बना लिया है। 4 3, ये आपके पास में 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। वो अब बताना है आपको कौन से वाले सब्जेक्ट के अनुसार लगाना है। तो इस बार एज वेल एज से पहले आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है, दे दिखाई दे रहा है। दे के अनुसार वर्ब लगने वाला है। दे चूंकि आपका प्लूरल सब्जेक्ट होता है, प्लूरल प्रोनाउन होता है, तो वर्ब भी बोलो कैसा होगा, प्लूरल होगा। हैज के स्थान पे हम बदल के क्या लिख देंगे, हैव लिख देंगे। हम चूंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, इसका मतलब हमारा फिलहाल जो हम जो पूरा का पूरा बात कर रहे हैं, जिन चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं, वो सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब को समझने पे दे रहे हैं। जैसे जैसे आगे चलेंगे अपन नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब जो है उसके बारे में भी हम बात करते रहे। ये आपके पास में जो है, ये वर्ड हमने जो अभी पढ़े थे उन पर बेस्ड आपके पास में एग्जाम्पल दे रखे हैं। यहाँ पे आ जाइए, एक बार फिर से 1 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं। हमने कहा कि एज वेल एज, अलॉन्ग विद, टुगेदर विद, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, अकम्पनीड बाई, गाइडेड बाई, लाइक, अनलाइक, बिसाइड्स, बट, नो लेस देन या एंड नोट। इनसे जोड़ के अगर कोई 2 सब्जेक्ट लिख दिए जाएं तो वर्ब हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार यूज होता है। पहला सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, और प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल। मैंने आपको इसका एक कारण भी बताया था कि देखिए, जब इन शब्दों से 2 सब्जेक्ट जोड़ के लिखे जाते हैं तो ये जो पहले वाला सब्जेक्ट है ये एक्टिव डूअर होता है। मैंने आपको एक एग्जांपल भी बोला था कि राम और श्याम अगर बाइक खरीदने जा रहे हैं, राम बोलता है मैं श्याम के साथ बाइक खरीदने जा रहा हूँ, इसका मतलब बाइक तो राम खरीद रहा है, श्याम तो सिर्फ उसके साथ जा रहा है। यही कारण है कि हम पहले वाले को सब्जेक्ट मानते हैं और इसी के अनुसार वर्ब लगाते हैं। फिर हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर इससे रिलेटेड देखे हैं, जिसमें पहले वाले में अलॉन्ग विद के कारण हमने सी को सब्जेक्ट माना तो हमने हैव को बदल के हैज़ बना दिया। दूसरे एग्जाम्पल में भी हम लोगों ने वर्ब को बदल के वोज बना दिया, क्योंकि यहाँ पे आपके पास में प्राइम मिनिस्टर जो है वो सब्जेक्ट था। इससे आगे हमने कुछ और एग्जांपल्स देखे जिसके अंदर हमने बात की आई एंड नोट की बात करते हैं, तो फिर हमने आई को सब्जेक्ट माना। आई के लिए हम लगा है तो फिर आई के लिए ही पॉजिटिव एडजेक्टिव लगेगा, इसलिए हर को बदल के हम लोगों ने माई बना दिया है। टुगेदर विद में वन ऑफ पहले दे रखा था तो हमने कहा था कि वन ऑफ के अनुसार वर्ब जो है वो वन के अनुसार लगेगा। वन चूंकि सिंगुलर है इसलिए वर्ब भी कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा। ये वन शब्द जो है वो किसके लिए लग रहा है, फ्रेंड्स के लिए लग रहा है। मतलब ये जितने भी दोस्त हैं उनमें से एक दोस्त के बारे में बात कर रहा है। वन ऑफ का यूज होता है बहुत सारों में से एक को बताने के लिए। लोग तो बहुत सारे हैं पर उनमें से बात किसकी कर रहा है, एक की कर रहा है, इसलिए हमने वर्ब जो है वो सिंगुलर लगाया है, वन के अनुसार वर्ब लगेगा। ये बात भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। इसी से संबंधित हम लोगों ने यहाँ पर एक एग्जाम्पल और देखा, दे एज वेल एज देयर फ्रेंड्स। तो हमने कहा कि यहाँ पे एज वेल एज आ रहा है। अगर एज वेल एज आ रहा है तो हम सब्जेक्ट किसको मानेंगे, दे को मानेंगे। दे के अनुसार वर्ब लगाने वाले हैं। दे चूंकि प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगा। ये हमने आज की क्लास में कुछ एग्जांपल्स देखे हैं। अब मैं आपको 2 एग्जांपल्स जिनके बारे में बात
या जिनका जवाब मैं आपसे चाहता हूँ, अगली क्लास में चाहता हूँ, आप मुझे बताएंगे। थोड़ा सा चेंज करके इसी से रिलेटेड मैं आपको सेंटेंस देने वाला हूँ, ध्यान दीजिएगा। आपके पास में नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखा गया है जो मैं आपसे पूछने वाला हूँ, जिसका जवाब आप मुझे दोगे। जैसे मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा, बोथ राम एज वेल एज his teachers as well as his teachers have joined the seminar। ये आपके पास में एक सेंटेंस लिखा गया है, सेमिनार है यहाँ पे। इस सेंटेंस के मैं 4 भाग बना रहा हूँ। NE का मतलब नो एरर से रहने वाला है, ये 4 नंबर है। ये आपके पास में जो है वो थर्ड पार्ट है, ये आपके पास में सेकंड पार्ट है, और ये फर्स्ट पार्ट है। ये एक एग्जांपल आपके पास दे रखा है। अगर ऐसा सेंटेंस हमने लिखा है, इसका मतलब एरर पूरे सेंटेंस में से केवल एक ही भाग में होना चाहिए। अगर आपको लगता है सेंटेंस सही है तो आपका जवाब नो एरर हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट में एरर है तो ए, सेकंड में है तो बी, थर्ड में है तो सी। ये सवाल मैं आपको घर के लिए दे रहा हूँ, कल की क्लास में आप लोग मुझे जो है वो इसका आंसर बताने वाले हो। एक एग्जाम्पल मैं यहाँ से और लिख देता हूँ, बिल्कुल इसी से संबंधित, और फिर अपन इनके बारे में बात करने वाले हैं। अगला एग्जाम्पल आपके पास लिखा गया है, बोथ राम as well as his teachers was there to help me। ये मैंने आपको एक और एग्जांपल लिखा है। NE का मतलब नो एरर से रहने वाला है, ये 4 नंबर है। ये थर्ड पार्ट है, ये आपके पास में सेकंड पार्ट है, और ये फर्स्ट पार्ट है। ये 2 एग्जांपल मैं आप लोगों को घर के लिए दे रहा हूँ। इन दोनों सेंटेंसेस का जवाब आप मुझे कल बताने वाले हो। और ध्यान देना, इन दोनों सेंटेंसेस में अगर कोई एरर रहा होगा तो केवल एक ही भाग में रहा होगा, 2 भाग में एरर नहीं रहा होगा। तो इनके बारे में अपन बात करेंगे अगली क्लास में। अगली क्लास जब हम पढ़ेंगे तो इसमें भी हम इसी से रिलेटेड बात करेंगे, आपसे सवाल पूछेंगे। तो ये तो मैंने आपको कल के लिए घर के लिए काम दिया है। अब चलते हैं अपन इससे आगे। तो यहाँ पे हमने एक प्रकार के क्वेश्चंस के बारे में बात की जिसमें हम पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का यूज किया करते थे। अब बात कर रहे हैं हम इससे आगे। अगला भाग जो आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं, उसमें बात कर रहे हैं हम कि अगर सेंटेंस में अ नंबर ऑफ दे दिया जाए और इसके बाद में अगर अगर नहीं, इसके बाद में आने वाला सब्जेक्ट हमेशा प्लूरल ही होता है। मतलब यहाँ पे अगर मैंने प्लूरल सब्जेक्ट लिखा है, इसका मतलब सिंगुलर नहीं हो सकता है। अगर सिंगुलर और प्लूरल दोनों यूज हो पाते तो मैं आपको जवाब में ये बोलता कि सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। अगर हमने सिर्फ प्लूरल लिखा है, इसका मतलब वर्ब भी सब्जेक्ट जो है वो सिर्फ प्लूरल हो सकता है। और वर्ब की बात करते हैं तो ऐसे केस में जो वर्ब आता है वो वर्ब भी बोलो कैसा आता है, प्लूरली आता है। ये एक स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया। यहीं से अपन दूसरा बात कर रहे हैं कि अगर सेंटेंस में द नंबर ऑफ से सेंटेंस की शुरुआत हो जाए तो याद रखना इसके बाद में जो सब्जेक्ट यूज होने वाला है वो सब्जेक्ट बोलो कैसा होगा, प्लूरल होगा। लेकिन द नंबर ऑफ केस में वर्ब जो यूज होने वाला है वो वर्ब बोलो कैसा होगा, सिंगुलर होगा। ये मैंने आपको 2 प्रकार के सेंटेंसेस के बारे में और बात की है हम लोगों ने। अब पहले अपन इसको समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है, और फिर यहां से इसी से रिलेटेड एग्जांपल्स के बारे में बात करने वाले हैं। चलो पहले इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखो भाई, आप लोग अगर नोटिस करोगे इन दोनों स्ट्रक्चर्स में तो आप लोगों को दोनों स्ट्रक्चर्स में इतना भाग दोनों में सेम दिखाई दे रहा है। अगर आप नोटिस करेंगे, नंबर ऑफ और प्लूरल नाउन दोनों में सेम दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या मैं ऐसा कह सकता हूं क्या कि अगर ये नंबर ऑफ और प्लूरल नाउन इतने भाग को लेकर अगर वर्ब बनाई जाती तो दोनों वर्ब सेम होनी चाहिए थी, या तो दोनों ही प्लूरल होनी चाहिए थी या फिर दोनों ही सिंगुलर होनी चाहिए थी। अगर यहाँ पे वहाँ
पहले वाले भाग में अगर वर्ब प्लूरल आया तो इसका मतलब हो सकता है कि इस वर्ब को प्लूरल बनाने में हाथ किसका रहा होगा, इस ए का रहा होगा, क्योंकि इतना भाग तो दोनों में सेम दिखाई दे रहा है। और इस दूसरे वाले की अगर हम बात करते हैं तो इसमें अगर वर्ब सिंगुलर लिखा गया है, इसका मतलब इस वर्ब को सिंगुलर बनाने में किसका हाथ रहा होगा, इस द का रहा होगा। तो इस ए और द का यूज जब नंबर के साथ हो जाता है तो इस बात से क्या मतलब है, इसके बारे में अपन थोड़ा और बात करते हैं। आपको बता दें कि ए शब्द जो होता है वो आर्टिकल्स होता है, इंडेफिनेट आर्टिकल होता है। इंडेफिनेट आर्टिकल, इंडेफिनेट का हिंदी मतलब बताइए क्या होता है, अनिश्चित होता है। और नंबर का मतलब बोलिए क्या होता है, संख्या होता है। इसका मतलब ए नंबर जो है वो कैसी संख्या को बता रहा है, अनिश्चित संख्या को बता रहा है। जबकि द जो होता है वो बोलिए कैसा आर्टिकल होता है, डेफिनेट होता है। डेफिनेट का मतलब क्या हो गया बताइए, निश्चित। और नंबर का मतलब बोलिए क्या होता है, संख्या। इसका मतलब द नंबर जो है वो कैसी संख्या को दर्शा रहा है, निश्चित संख्या को दर्शा रहा है। अब यहां से याद रखेंगे कि दोनों ही भाग में लोग एक से ज्यादा रहने वाले हैं, दोनों में लोग एक से ज्यादा हैं, लेकिन द नंबर में जो संख्या है वो निश्चित है। और संख्या निश्चित होने के कारण हम लोग जो है वो वर्ब कैसा लगा रहे हैं, सिंगुलर वर्ब लगा रहे हैं। ए नंबर जो है उसमें संख्या निश्चित हो ना होने के कारण हम वर्ब जो है वो कैसा लगा रहे हैं, प्लूरल लगा रहे हैं। हालांकि दोनों में लोग एक से ज्यादा हैं। यहाँ पे बात जो है वो नंबर के निश्चित और अनिश्चित होने की थी। निश्चित संख्या के कारण हम लोग द नंबर के केस में वर्ब जो है वो कैसा लगा रहे हैं, सिंगुलर लगा रहे हैं। अब यहां से एक छोटी सी बात और याद रखना कि नंबर शब्द जो होता है इसका मतलब संख्या से होता है। नंबर शब्द का मतलब किससे होता है, संख्या से। तो फिर क्वांटिटी शब्द का मतलब बोलो किससे होता है, मात्रा से। इसका मतलब जहां पे वो नाउन दे रखे हों जिनको हम संख्या में दर्शा सकते हैं, मतलब काउंटेबल नाउन है, तो उनके लिए हम संख्या मतलब नंबर का यूज करेंगे। और नंबर के स्थान पे हम क्वांटिटी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके पास में दिया गया नाउन जो है वो अनकाउंटेबल रहा है, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, तो की बात आ जाए तो ये आप लोगों को और याद रखना है कि जहां पे नंबर दिखाई दे रहा है वहां पे हम क्वांटिटी का यूज भी देख सकते हैं। ठीक है। अब देखिए इससे रिलेटेड अपन एग्जांपल्स के बारे में बात करें कि नंबर और क्वांटिटी से क्या मतलब है। जैसे कि आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि जब आपको यहाँ पे नाउन लिखना ही प्लूरल है तो फिर क्वांटिटी वाला नाउन कैसे आ सकता है, क्योंकि क्वांटिटी जो होती है वो अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन ऑलवेज रिमेन सिंगुलर। और आपने कहा कि यहाँ पे नाउन प्लूरल होना चाहिए तो फिर यहाँ सिंगुलर कैसे हो सकता है, तो इसके बारे में भी हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे क्वांटिटी और नंबर को लेकर कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फिलहाल हमने बात की कि ए नंबर जो होता है उसके साथ में अ नंबर के साथ में आप सब्जेक्ट या नाउन प्लूरल लिखते हैं। मैं बार बार जहाँ पे नाउन लिखा जाना चाहिए वहाँ सब्जेक्ट लिख रहा हूँ, आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि सब्जेक्ट के स्थान पे यूज होने वाला शब्द नाउन प्रोनाउन ही होता है। ठीक है। अब चलते हैं अपन इससे आगे। पहला एग्जाम्पल्स आपके पास में यहाँ लिखा गया है, जो कि आपके पास में ये ए नंबर और द नंबर को लेकर रहने वाला है। पहला एग्जाम्पल आपके पास लिखा गया है, अ नंबर ऑफ ड्रग एडिक्ट्स इज ग्रोइंग rapidly in our country. ये आपके पास में पहला सेंटेंस दे रखा है। ये आपके पास में नंबर 4 रहने वाला है, ये नंबर 3 रहने वाला है, और यहां से ये वाला भाग नंबर 2 रहने वाला है। ये आपका फर्स्ट पार्ट है। सेकंड बात हम जो कर रहे हैं वो द नंबर को लेकर कर लेते हैं। यहां से हमने अगला एग्जांपल लिखा, द नंबर ऑफ पैसेंजर्स वर, विलिंग नाम का शब्द जो होता है वो एडजेक्टिव होता है, याद रखना। विलिंग का मतलब इच्छुक होता है, इंटरेस्टेड होता है। विलिंग टू अलाइट फ्रॉम
बस ये आपके पास में सेकंड एग्जांपल लिखा हुआ है, ये थर्ड पार्ट हो गया आपके पास में यहाँ तक, ये आपके पास में सेकंड और ये वाला फर्स्ट रहने वाला। नेक्स्ट बात कर रहे हैं अपन यहाँ से आगे, अगला भाग आपके पास रहने वाला है द नंबर ऑफ होर्डेड। होर्डेड का मतलब होता है एकत्रित, एडजेक्टिव होता है। होर्डेड ऑयल एंड घी हैज बीन सीज्ड, ये आपके पास में सेकंड एग्जांपल। एन ई का मतलब नो एरर से है, ये फोर्थ पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है, ये सेकंड है और ये वाला फर्स्ट पार्ट है। एक एग्जांपल और लिख लेते हैं इसी से रिलेटेड और फिर अपन इन सारे क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे कि कौन से सेंटेंस में क्या एरर है। अगला एग्जांपल आपके पास में दे रखा है द वेन्यू, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं इसको ताकि आपको थोड़ा सा जितने भी प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सब आप देख पाए। द वेन्यू इज टू स्मॉल, द वेन्यू इज टू स्मॉल टू accommodate such the large number of candidates। ये आपके पास में फोर्थ जो है वो सेंटेंस लिखा गया है, ए नंबर और 2 नंबर को लेकर। पूरी कहानी आपको बताई जा चुकी है कि हम लोग कब कैसा वर्ब यूज करते हैं। यहां से आपके लिए जवाब देना आसान हो जाएगा। चलते हैं अपन पहले सेंटेंस पे। पहले तो आप लोग देखिए कि आपके अनुसार कौन से वाले सेंटेंस के अंदर क्या एरर रहा होगा। आप लोग पहले सेंटेंस में क्या देख रहे हो, सेंटेंस की शुरुआत जो हो रही है वो ए नंबर से हो रही है। हमें पता है कि अ नंबर जो होता है वो इंडेफिनिट नंबर या मतलब अनिश्चित संख्या को दर्शाता है। आपके पास में आने वाला सब्जेक्ट या नाउन जो है वो प्लूरल होना चाहिए, सही है। और हमने कहा था कि अ नंबर के केस में वर्ब जो होता है वो भी प्लूरल होता है। इसका मतलब यहाँ पे जो आपको इज दिखाई दे रहा है ये गलत है। इज के स्थान पे क्या आना चाहिए था, आर आना चाहिए। आर प्लूरल वर्ब है, ए नंबर के साथ में हमेशा प्लूरल वर्ब भी चाहिए होता है। दूसरे सेंटेंस में चलते हैं। यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, द नंबर दिखाई दे रहा है। नाउन या सब्जेक्ट आपका बहुवचन होना चाहिए था, वर्ब सिंगुलर होना चाहिए था इस बार। यहां पे वर दे रखा है, वर जो है वो आपके पास में प्लूरल वर्ब है, हमें चाहिए था सिंगुलर, इसलिए वर के स्थान पे हम बदल के क्या बना देते हैं, वोज बना। मैंने कहा था विलिंग नाम का शब्द जो होता है ना वो एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब इच्छुक होता है। ये आपके पास में 2 एग्जाम्पल थे जो बिल्कुल बेसिक पैटर्न पे आधारित थे। अब थर्ड और फोर्थ एग्जाम्पल एक ऐसा भाग है जिसको अक्सर एग्जामिनर पूछ लेता है और स्टूडेंट आमतौर पे गलती कर देता है। वैसे तो तुम समझदार दिखते हो, गलती होने की संभावना है नहीं, लेकिन फिर भी देख लीजिएगा। अपन चलते हैं थर्ड सेंटेंस पे। देखिए आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे द नंबर दिखाई दे रहा है। होर्डेड का मतलब हमने कहा था एकत्रित होता है, एक होर्ड का मतलब भीड़ भी होता है, वो नाउन होता है। ये होर्डेड एडजेक्टिव है आपके पास में। ऑयल एंड घी दे रखा है, बताइए ऑयल और घी और आगे वर्ब सिंगुलर दे रखा है। देखने में तो सब कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन एक बात बताइए, ऑयल और घी जो है, क्या हम ऑयल और घी को नंबर मतलब संख्या में डिनोट कर सकते हैं, बता सकते हैं क्या? आपको पता चला नहीं, इनको संख्या में नहीं मेजर कर सकते हैं, नहीं माप सकते हैं। तो बोलिए इस वाले सेंटेंस में जहां पे आपको नंबर दिखाई दे रहा है वहां पे क्या यूज होना चाहिए, क्वांटिटी यूज होना चाहिए। ये प्रकार के क्वेश्चन यहां से एग्जामिनर ज्यादा पूछ लेता है। ये जो पहले वाले 2 एग्जाम्पल आप लोगों ने देखे थे बिल्कुल इजी थे, इसमें कुछ खास था नहीं, गलती होने की संभावना भी कम थी। पर ये बात थोड़ी सी ध्यान रखने वाली है, जो हम बात भी करके आए थे कि नंबर और क्वांटिटी जो है, ये नंबर संख्या और क्वांटिटी मात्रा के बारे में बात करता है। अब बात करते हैं अपन इस वाले एग्जाम्पल के बारे में। वो बोल रहा है द वेन्यू, वेन्यू का मतलब स्थान होता है। द वेन्यू इज टू स्मॉल टू अकोमोडेट सच द लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। वो बोलता है कि जगह बहुत छोटी है और लोग बहुत ज्यादा है। यहाँ पे देखिए लार्ज नंबर के बारे में बात कर रहा है। लार्ज नंबर का मतलब संख्या निश्चित
नहीं है। और हमने आपसे पहले बात की थी कि अगर संख्या निश्चित नहीं होती है तो हम द नंबर नहीं लगाते हैं, क्या लगाते हैं, अ नंबर लगाते हैं। तो आपका जवाब होना चाहिए था अ लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स होना चाहिए। ये जो थर्ड और फोर्थ टाइप के सेंटेंस हैं ये अक्सर एग्जाम्स में थोड़ा सा ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं, तो आपको इनकी भी पहचान होनी चाहिए। ये दो प्रकार के सेंटेंस आपको थोड़ा ध्यान से देखना है। थोड़ा सा 30 सेकंड में हम लोग इन दोनों चीज़ों को एक बार फिर से देख लेते हैं। हमने बात की थी कि अ नंबर ऑफ के बाद में प्लूरल सब्जेक्ट, और जो वर्ब यूज होता है वो वर्ब भी कैसा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। लेकिन द नंबर में संख्या निश्चित होने के कारण सब्जेक्ट तो प्लूरल आता है, लेकिन वर्ब जो है वो वर्ब हम कैसा लिख देते हैं, सिंगुलर लिख देते हैं। हमने कहा था नंबर संख्या को तो बताता है जबकि क्वांटिटी मात्रा को दर्शाता है। फिर हम लोगों ने इनसे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात की, जिसमें पहले वाले सेंटेंस में अ नंबर के कारण हमने इज को आर बना दिया, दूसरे वाले सेंटेंस में द नंबर के कारण हम लोगों ने वर्ब को वोज बना दिया है, थर्ड वाले सेंटेंस में ये जो नाउन है वो अनकाउंटेबल दे रखा है, ऑयल और घी, इसको तो हम संख्या में नहीं दर्शा सकते हैं, इसलिए हम लोगों ने नंबर के स्थान पे क्वांटिटी लिख दिया। और फोर्थ वाले एग्जांपल के अंदर संख्या में बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, उनको अकोमोडेट करना आसान नहीं था, मुश्किल था, इसलिए उसने कहा है कि यहाँ पे द नंबर नहीं आना चाहिए, अ लार्ज नंबर होना चाहिए था। ये आपके पास में ए नंबर और द नंबर को लेकर क्वेश्चन। एक्सक्यूज मी। अब चलते हैं अपन इससे आगे। आज की क्लास में हमने दो प्रकार के क्वेश्चंस के बारे में बात की। अब हम लोग जो बात करने वाले हैं वोकैब के बारे में बात करने वाले हैं थोड़ा सा। जैसा कि हम लोग हर दिन क्लास के अंदर कुछ वर्ड्स जो होते हैं उनके बारे में बात करते हैं, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कंफ्यूजिंग पेयर्स के बारे में। देखो ये एग्जाम में बहुत बार आ जाता है। बहुत बार आने का मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स जो जिनका स्पेलिंग दिखने में एक जैसा होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जैसे इमिग्रेंट और इमिग्रेंट हो गया, माइग्रेंट हो गया, अफेक्शन हो गया, अफेक्शनेट हो गया। ठीक है, आगे चल के हम बात करेंगे कि वॉर और बैटल में क्या अंतर होता है, वॉर और बैटल में क्या अंतर होता है, इनफ और सफिशिएंट में क्या अंतर होता है। दिखने में वर्ड जो है वो एक जैसे हैं। आगे चल के हम बात करेंगे कि ऑन सेट, ऑन सेट का मतलब भी शुरू होना होता है और सेट इन का मतलब भी शुरू होना होता है, तो दोनों में अंतर क्या होता है। ये एक जैसे दिखने वाले वर्ड्स हैं, जिसमें से हम सबसे पहले इस कंफ्यूजिंग पेयर के भाग में ये काफ़ी सारे वर्ड पढ़ने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। आप लोगों के पास ये वाला भाग जो होता है वो क्लोज टेस्ट, आपके एग्जाम में एक भाग आता है, वहाँ पर इनसे रिलेटेड अक्सर क्वेश्चंस ज़्यादा पूछ लीजिए। आपको इनके बारे में भी थोड़ा पता होना चाहिए। बात करते हैं अपन आज की क्लास में। सबसे पहला वर्ड आपके पास दे रखा है अफेक्शन, नाउन है, इसका मतलब होता है स्नेह या लगाव। लेकिन जो अफेक्टेशन नाम का एक वर्ड दिखाई दे रहा है ये भी नाउन है, लास्ट में आई ओ एन लग रहा है, इससे आप पता कर सकते थे कि ये वाला शब्द जो है वो आपके पास में नाउन है। लेकिन दोनों का मीनिंग अलग अलग है। इसका मतलब लव, स्नेह होता है, अफेक्शन होता है, जबकि इसका मतलब होता है बनावटी व्यवहार, अननेचुरल बिहेवियर होता है। इमिग्रेंट और माइग्रेंट ये बहुत कंफ्यूज करने वाले वर्ड हैं भाई। इनमें हम अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा देश में आने वाला होता है और कौन सा देश से बाहर जाने वाला होता है। हिंदी में शायद प्रवासी और अप्रवासी ऐसे कुछ वर्ड्स का हम यूज करते हैं। आपके पास में पहला वर्ड दे रखा है, देखिए इमिग्रेंट, जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रवासी बोलते हैं। देश छोड़ने वाला, वन हु लिव्स द कंट्री, ऐसा व्यक्ति जो अपना देश छोड़कर दूसरे देश में सेटल हो जाता है उसको अपन क्या बोल देते हैं भाई, इमिग्रेंट बोल देते हैं। दूसरा है आपके पास में आई से बनने वाला वर्ड है, ये आपके पास में इमिग्रेंट वर्ड है, इसका मतलब होता है अप्रवासी। अप्रवासी का मतलब जो यहाँ प्रवास नहीं कर रहा है लेकिन दूसरी जगह से यहाँ पर आ रहा है, दूसरे देश से हमारे देश में आने वाला व्यक्ति जो होता है, वन हु कम्स इन द कंट्री इज कॉल्ड इमिग्रेंट। ये आपके पास में इमिग्रेंट और इमिग्रेंट के बीच का अंतर होता है, देश छोड़ने वाला और देश आने वाला। आप अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। सबसे बड़ा कंसर्न तो ये होता है कि याद तो हो जाते हैं, ध्यान तो रहता है, पर एंड ऑफ द डे जब एग्जाम्स की बात आती है तो हम वहाँ पर जाकर ये नहीं याद रहता है कि इन दोनों में से कौन सा वर्ड है। तो इसके लिए अपन जो है वो थोड़ा सा एक तरीका बना सकते हैं, आप लोग चाहें तो। वैसे तो देखिए ऐसा कोई शॉर्टकट है नहीं, पर मैं आपको आपकी सुविधा के लिए बता रहा हूँ। देखिए इसकी शुरुआत जो है हो रहा है ई से हो रही है, और इसका शुरुआत जो हो रहा है वो बोलो किससे हो रहा है, आई से हो रहा है। आप ई वर्ड का मतलब बोलो क्या होता है, एंटर होता है क्या,
ई से हम एक वर्ड बना लेते हैं एंटर। एंटर का मतलब क्या होता है? आने वाला। लेकिन यहां पर आप क्या देख रहे हो? यहां पे तो देश छोड़ने वाला है। अरे इतना सा काफी है। आपको पता है हमारे अंदर एक फोटोजेनिक मेमोरी होती है, जिसकी वजह से आप लोग मूवीज देखते हो, एक बार देखते हो पूरी मूवी याद हो जाती है, न्यूज़पेपर कहानियां पढ़ते हो याद हो जाती है। जब बात इंग्लिश की आती है, वोकैब की आती है, तो ये हम भूल जाते हैं। इसके पीछे का कारण यही है कि हमारा पढ़ने का तरीका थोड़ा ठीक नहीं है। किसी एक दिन मैं आपको बताने वाला हूँ 80-20 रूल क्या होता है। 80-20 रूल्स जो आपके एग्जाम में बहुत इफेक्टिव होता है। हैप्पी आवर्स बताएंगे आपको। हैप्पी आवर्स जो एक अलग टर्म है जिसको हम लोग इंग्लिश में अप्लाई करने वाले हैं। कुछ लोगों का रिटेंशन लेवल बहुत कम होता है, मतलब पढ़ने के दौरान 70% चीज़ें होती हैं वो हम 24 घंटे के दौरान भूल जाते हैं। पढ़ने के दौरान हम लोग जो होता है वो 70% चीज़ें 24 घंटे के दौरान भूल जाते हैं। रिटेंशन लेवल सिर्फ 30% से 40% होता है। वैसे ये कोई अननेचुरल चीज़ नहीं है। आपको बता दें कि भूलना जो है वो इंसान की प्रकृति है, ह्यूमन बिहेवियर है। अगर आप किसी को भूलते नहीं तो याद नहीं जिंदा नहीं रह पाते। याद कीजिए वो दिन जिस दिन आपके घर में किसी चित परिचित की डेथ हुई हो। काफ़ी पेनफुल रहा होगा वो मोमेंट आपके लिए। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, समय बीता, और आप धीरे धीरे करके चीज़ों को भूल गए। टाइम हील्स एवरीथिंग। समय हर दर्द की दवा है। लेकिन प्रकृति को ये नहीं पता था कि एक दिन इन लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करनी पड़ेगी और जहाँ पर चीज़ों को याद रखना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर जो यूज करने वाले हैं, ऐसे तरीकों के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारे जो ह्यूमन बिहेवियर के अकॉर्डिंग काम करता है। आप अगर सोचकर ये पढ़ते हैं कि किसी चीज़ को याद रखना है, ट्रस्ट में ऐसा करना आपके लिए बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। बहुत लंबे समय तक आप याद नहीं रख पाओगे। तो ऐसे केस में हम कुछ ऐसे तरीके अपना लेते हैं जिससे ये वर्ड याद हो जाते हैं। जैसे मैंने बोला कि ई का मतलब एंटर होता है। एंटर का मतलब आने वाला। आप समझ लो ई का मतलब एंटर होता है, पर इसका मीनिंग जो होगा वो जाने वाला होगा। जाने वाला मतलब देश छोड़ने वाला रहेगा। इस तरीके से आप याद रख लेना। माइग्रेंट एक वर्ड होता है जो जीवन यापन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है, जो जीवन यापन के लिए जाता है। माइग्रेंट और इमिग्रेंट अलग अलग वर्ड हैं। तो ये आपके पास में कुछ कंफ्यूजिंग पेयर्स थे जो अक्सर एग्जाम्स में आ जाते हैं। अब चलते हैं अपन इससे आगे। आपके पास में राइट्स वर्ड दे रखा है और रिचुअल्स वर्ड दे रखा है। अब देखो मीनिंग काफ़ी ठीक है, दोनों का मतलब रीति रिवाजों से ही होता है। लेकिन देखिए लास्ट राइट जो होते हैं ना, मतलब जो जिनको आप अंतिम संस्कार वगैरह जो होता है उसके लिए जो हम यूज करते हैं वो राइट्स यूज करते हैं। और बाकी जो हमारे रीति रिवाज होते हैं, जो हम फास्ट हो गया और हो गया, जो बाकी जो आदतें वो चीज़ें होती हैं, वो सब हमारे क्या होते हैं भाई? रिचुअल्स होते हैं। कस्टम। कस्टम जो होता है ना, वो एक चलन होता है, प्रचलन होता है, यूजुअल वे ऑफ डूइंग थिंग्स। मतलब एक प्रचलन होता है, चलन होता है हमारे घर में कुछ चीज़ों को लेकर, कि हमारे घर में सब लोग जो है वो सुबह जो है वो नहा धोकर ही चाय पीते हैं। ये प्रचलन हो सकता है, कस्टम हो सकता है आप लोगों का। हैबिट जो होती है वो इंडिविजुअल की होती है, किसी एक व्यक्ति की बात करते हैं। ये देखिए थोड़ा ब्रॉडर वे पे यूज होता है। कस्टम जो होता है परिवार या समाज पे आधारित होता है। हैबिट जो होता है वो पर्टिकुलर पर्सन पे आधारित होता है। हैबिट जिसको आप बात करते हैं, इसीलिए हमने इंडिविजुअल की बात की। ये तो काफ़ी कॉमन वर्ड है। ट्रेडिशन। ट्रेडिशन का मतलब प्रथा होता है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में चलता रहता है, इसको बोलते हैं आप ट्रेडिशन। ट्रेडिशन का मतलब आप जो है वो काफ़ी सारे रिचुअल से भी ले सकते हो। अगर ऐसे रीति रिवाज, ऐसी प्रथाएं हैं जो हम हमारे जो अब से पहले वाले एंसेस्टर्स थे वो अगर उनको फॉलो कर रहे थे, हम भी उनको फॉलो कर रहे हैं, तो ये हमारा ट्रेडिशन है। आगे चलते हैं हम लोग। तो काफ़ी मिलते जुलते वर्ड है, इसीलिए इनका नाम कंफ्यूजिंग पेयर्स होता है, क्योंकि यहाँ पर ये वर्ड इमेंड और अमेंड दोनों वर्ब हैं, ध्यान देना। दोनों में अंतर क्या है? करेक्ट एरर्स। हिंदी में अगर आप इसको लिखना चाहो तो संशोधन करना लिख सकते हो आप। संशोधन करना लिख सकते हो, या फिर आप किसी चीज़ को संशोधन, या ज़्यादा ठीक वर्ड नहीं रहेगा मेरे हिसाब से संशोधन करना। संशोधन अगर हम दूसरे वाले के लिए यूज करेंगे, सुधारना, मतलब किसी चीज़ को करेक्ट करना, जो गलतियां हैं उनको करेक्ट करना इज कॉल्ड इमेंड करना होता है। किसी गलती को सुधारना, गलती को सही करना जो है वो क्या होता है? इमेंड होता है। अमेंड का मतलब क्या होता है? आपको पता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट होते हैं।
अमेंडमेंट का मतलब ये नहीं था कि इससे पहले जो चीज थी वो गलत थी। इमेंड का मतलब होता है कि पहले कुछ गलत था उसको हमने सही किया है। अमेंड का मतलब है कि पहले भी ठीक था लेकिन अब हमने उसको पहले से बेहतर बनाया है। तो पहले से बेहतर बनाना इसको अमेंड होता है। जैसे कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट देखते हो तो इमेंड और अमेंड में अंतर होता है जब कुछ गलत होता है। वैसे मैं आपके लिए एक छोटा सा सवाल और रखने वाला हूँ यहाँ से। हमारे पास एक वर्ड होता है एरर, ठीक है। जैसे आप लोगों ने कई बार सुना होगा एरर ऑफ जजमेंट, ठीक है ना, मूवीज वगैरह में काफी बार सुनते हो। और एक होता है मिस्टेक। दोनों का मतलब गलती होता है। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि एरर और मिस्टेक में क्या अंतर होता है जब दोनों में गलती होता है। और याद रखना एरर शब्द जो होता है वो नाउन होता है, ठीक है। आपके पास एक ई डबल आर नाम का शब्द होता है, ये वर्ब होता है, इसका मीनिंग होता है गलती करना, गलती करना, ठीक है। एरर अर वर्ड से ही बना हुआ वर्ड है क्योंकि वर्ब के साथ ई आर या ओ आर लग जाने से नाउन बन जाता है। जैसे हमने टीच वर्ड है, टीच के साथ ई आर लगाएंगे तो बोलो क्या बन जाएगा, टीचर बन जाएगा। जैसे एडुकेट वर्ड है आपके पास में, इसके साथ अगर हम लोग ओ आर लगा देते हैं तो एडुकेटर बन जाता है। ये जो होता है वो बोलो क्या होता है, नाउन होता है। वर्ब के साथ ई आर और ओ आर लग जाने से क्या बन जाता है, नाउन बन जाता है। और यहां से एक छोटी सी बात और देख लेना, वैसे तो आगे चल के हम बात करेंगे, लेकिन याद रखना एडजेक्टिव के साथ, एडजेक्टिव मतलब जिसको आप पॉजिटिव डिग्री बोलते हो इंग्लिश के अंदर, एडजेक्टिव के साथ ई आर लग जाने से कंपैरेटिव डिग्री बन जाता है, कंपैरेटिव डिग्री बन जाता है। ये ध्यान रखेंगे आप लोग। ये दो वैसे तो ई आर दोनों में दिखाई दे रहा है, लेकिन ये वर्ब के साथ ई आर लगने से नाउन और एडजेक्टिव के साथ ई आर लगने से कंपैरेटिव डिग्री बन जाता है। तो हमारी बात ये चल रही थी कि एरर और मिस्टेक में क्या अंतर होता है। याद रखना, जब आपके पास नॉलेज ना हो, ज्ञान की कमी की वजह से जो गलतियां हो जाती हैं दैट इज कॉल्ड एरर। मिस्टेक होता है भूलवश, कारणवश कुछ गलतियां हो जाती हैं। आप अपना फोन कहीं भूल जाते हो, इट्स नॉट एन एरर, ये आपका क्या हो जाता है, मिस्टेक हो जाता है। तो एरर और मिस्टेक के बीच का अंतर आपको पता चल गया। और एरर से ही बना हुआ एक वर्ब है, वर्ब के साथ ई आर और ओ आर लग जाने से नाउन बन जाता है। जैसे हमने टीच के साथ ई आर लगा के टीचर बनाया। आगे चलते हैं एयर। अब एयर नाम के दो वर्ड हैं। एक शब्द आपके पास में नाउन है, एक एयर वर्ब होता है। अब देखो, एयर का मतलब हवा होता है, विंड का मतलब भी हवा होता है। तो दोनों हवाओं में क्या अंतर होता है, तो याद रखना, जो ठहरी हुई हवा होती है वो क्या होती है बताओ, विच वी ब्रीथ इज कॉल्ड एयर। लाइक अगर मैं इस रूम को बंद कर देता हूं तो अगर मैं सांस ले पा रहा हूं इसका मतलब इसके अंदर हवा तो है। ये वाली जो हवा होगी वो कौन सा होगा, एयर होगा। और एक एयर नाम का वर्ब होता है, इसका मतलब होता है प्रसारित करना। जैसे रेडियो टीवी से जो प्रसारण होता है उसको भी एयर बोलते हैं। ये वर्ब होता है, इसका मतलब ब्रॉडकास्ट करना या टेलीकास्ट करना होता है। ब्रिज, ब्रिज नाम क्या, अब यहां से ब्रिज से वर्ड से याद रखना यार, ये इस ब्रिज वर्ड का मतलब होता है हल्की हवा। इसलिए ब्रिज वर्ड से पहले कभी भी आप लोग स्ट्रॉन्ग वर्ड का इस्तेमाल नहीं करोगे, इतना आप याद रखोगे। हालांकि स्ट्रॉन्ग विंड हो सकता है, स्ट्रॉन्ग क्या हो सकता है, विंड हो सकता है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो ब्रिज वर्ड से पहले आप स्ट्रॉन्ग वर्ड का यूज नहीं करोगे, विंड से पहले स्ट्रॉन्ग का यूज किया जा सकता है। विंड क्या होता है, तेज हवा होती है, जो नेचुरल रूप से चल रही हवा होती है, उसको क्या बोलते हैं, विंड बोलते हैं। गैल, वैसे इसका मतलब हवा का झोंका होता है। जो तेज हवा थोड़ी सी स्ट्रांग होती है, तेज होती है। हाँ, जो हवाएं हैं ना उनका नाम उनकी गति के आधार पे होता है। जैसे आप लोग देखते हो कि एयर बोल दिया आपने, या ब्रिज बोल दिया आप लोगों ने, या फिर विंड बोल दिया। तो हवाओं के जो नाम होते हैं वो उनके जो है वो बहने के, हवा कभी भी चलती नहीं है, याद रखना, हवा बहती है। तो हाउ इट ब्लोज, हवा बह कैसे रही है, किस गति से रह रही है, उसके आधार पे उसका नाम रखा जाता है। तो हम लोगों ने बोला कि जो साधारण रूप से जो हवा चल रही होती है वो विंड होती है। ठहरी हुई जो हवा होती है वो क्या होती है आपके पास में, एयर होती है। गेल, थोड़ा सा तेज हवा, जो तूफान होता है, जो तूफान तो नहीं कहेंगे, तूफान तो स्टॉर्म रहने वाला है, थोड़ा सा तेज गति से जो थोड़ी विंड से थोड़ी तेज गति की हवा जो होती है वो। और स्टॉर्म का मतलब आप जानते हैं, स्टॉर्म का मतलब तूफान होता है। ये आपके पास में अगला हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, ये बड़ा कंफ्यूज करने वाला वर्ड है, प्रिंसिपल और प्रिंसिपल।
पहले तो प्रिंसिपल और प्रिंसिपल जो नाउन होते हैं इनमें अंतर देख लेना, स्पेलिंग में PLE और PAL। जो स्कूल डेज में हम प्रिंसिपल यूज करते थे, नाउन था, उसका मतलब प्रधानाचार्य ये वाला होता है। और प्रिंसिपल का मतलब सिद्धांत या आदर्श होते हैं, ये प्रिंसिपल का स्पेलिंग PLE होता है, ये आपको याद रखना है। और एक प्रिंसिपल नाम का शब्द जो होता है वो एडजेक्टिव भी होता है। मतलब ये वाला जो स्पेलिंग है, ये वाला नाउन भी होता है और एडजेक्टिव भी होता है। इसका मतलब मुख्य होता है, मैन होता है, तब ये प्रिंसिपल जो होता है वो आपके पास में एडजेक्टिव हो जाता है। ये आपके पास में प्रिंसिपल को लेकर कुछ बातें थी। आगे चलते हैं। एरोगेंस एंड प्राइड, दोनों का मतलब अगर हम देखते हैं तो काफी हद तक इनका मीनिंग हम घमंड से लेते हैं, लेकिन दोनों वर्ड थोड़े से अलग वर्ड। अगर मैं एरोगेंस वर्ड के बारे में बात करता हूं तो ये थोड़ा नेगेटिव वर्ड है। नेगेटिव वर्ड है मतलब और बियरिंग मैनर, मतलब जरूरत से ज्यादा हम अपने आप को जो आंकते हैं, ये आपका क्या होता है, एरोगेंस होता है। प्राइड का मतलब जब हमने कुछ हासिल किया और हम डीप सेटिस्फैक्शन है, जिस चीज़ को लेकर हम ज़्यादा खुश हैं, ज़्यादा मतलब जो है वो मनोबल बहुत ज़्यादा उठा हुआ है, दैट इज कॉल्ड प्राइड। प्राइड और एरोगेंस के बीच का अंतर हालांकि कम होता है, लेकिन एरोगेंस वो होता है जब आप में घमंड आ जाता है, एक नेगेटिव वर्ड है। और प्राइड का मतलब जब आपने कुछ हासिल किया हो और उसको लेकर आप सेटिस्फाइड फील करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्राइड। इफ और वेदर, ये दोनों वर्ड भी सेम ही होते हैं यार, दिखने में काफ़ी होते हैं। आगे चल के हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है नरेशन। नरेशन में जब हम लोग इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, तो वहाँ पर आप लोग जाकर पढ़ेंगे कि इफ़ का भी यूज करते हैं और हम वेदर का भी यूज करते हैं। तब जब हम लोग उनको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। अब काफ़ी बार वहाँ पे भी सवाल होता है कि यार इफ़ और वेदर में अंतर क्या होता है। तो पहले तो मैं आपको एक छोटा सा अंतर और बता देता हूँ कि वेदर नाम का जो वर्ड आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस वेदर के साथ में आपको और देखने को मिल सकता है। इफ के साथ और नहीं आता, ये ध्यान रखना पहले। और वेदर के साथ हम क्या देखने को मिल सकता है, और देखने को मिल सकता है। हालांकि दोनों के दोनों शब्द जो होते हैं वो कहीं ना कहीं शर्त सूचक शब्द होते हैं, लेकिन इफ जो होता है ना वो पूरी तरह से शर्त को दर्शाता है, जबकि वेदर शब्द जो होता है वो ऑल्टरनेटिव मतलब विकल्प को दर्शाता है। विकल्प मतलब दो में से किसी एक चीज को चुनना, इज कॉल्ड ऑल्टरनेटिव, विकल्प दर्शाता है। इफ कंडीशन होता है। यही कारण है कि आप लोग आगे चल के कंडीशनल सेंटेंस पढ़ेंगे। उन कंडीशनल सेंटेंसेस में आप लोगों ने हमेशा इफ का ही यूज देखा, वहां पे वेदर नहीं देखा। क्यों? क्योंकि उनका नाम ही कंडीशनल सेंटेंस है, वो कंडीशन पे आधारित होती है। ये कारण है कि हम कंडीशनल सेंटेंस में हमेशा इफ का ही यूज करते हैं, वहां पे हम वेदर का यूज नहीं करते। जबकि वेदर शब्द जो होता है वो किन्हीं दो में से एक चीज को चुनने की बात आती है। वेदर यू गो और स्टे, चाहे तुम जाओ या रुको, कितने विकल्प हैं, दो में से कोई एक विकल्प आपको चुनना होता है, तब हम लोग वेदर का यूज। ये आपके पास में कुछ वर्ड थे, बेटर और वेल। यहां से पहले तो मैं आपको गुड और वेल में अंतर बता देता हूं। गुड और वेल का ही कंपैरेटिव डिग्री होता है, बेटर आपको बता दूं, सुपरलेटिव डिग्री होता है बेस्ट। ठीक है। गुड नाम का शब्द जो होता है वो सिर्फ एडजेक्टिव होता है, और वेल नाम का शब्द जो होता है वो एडजेक्टिव भी होता है और एडवर्ब भी होता है। पार्ट ऑफ स्पीच में तो इनके बीच का अंतर ये है। और दोनों का कंपैरेटिव डिग्री जो होता है वो बेटर होता है। वैसे तो ये बात बताने की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग वहाँ पे बात कर चुके हैं कि बेटर जो होता है वो कंपैरेटिव डिग्री होता है। कंपैरेटिव का मतलब पहले की तुलना में और अच्छा। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी आपके पास में मोर इम्प्रूव्ड देन, मतलब पहले की तुलना में अब ज़्यादा अच्छा होना। आप बोलते हो मैं आई एम बेटर देन, आई एम बेटर, तो इसका मतलब बेटर का मतलब ये होगा कि आप पहले की तुलना में अच्छे हो। और याद रखना इसके कंपैरेटिव डिग्री के साथ में दो वर्ड यूज, एक वर्ड यूज होता है जिसका नाम होता है देन, एक और वर्ड भी होता है THEN। याद रखना THAN नाम का शब्द जो होता है वो आपके पास में कंजक्शन होता है, और THEN नाम का शब्द जो होता है वो एडवर्ब होता है। ठीक है, ये दोनों के बीच का अंतर होता है। इसका हिंदी मीनिंग तब से ले सकते हो आप लोग जैसे नाव का देन बनता है। कंपैरेटिव डिग्री के साथ में देन का प्रयोग आप तभी करते हो जब आगे कंपैरिजन शो कर रहे हो। आप बोलते हो आई एम बेटर देन ही, तो आपने देखा आई एम बेटर देन ही लिखा आपने, मैंने हिम नहीं लिखा है, क्योंकि अगर कंपैरिजन सब्जेक्टिव केस के साथ हो रहा है तो बाद में भी सब्जेक्टिव केस ही होना चाहिए। एक बार हम थोड़ा सा इससे आगे नहीं जाते हैं, क्योंकि अभी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ रहे हैं और वोकैब पढ़ रहे हैं, तो अपन थोड़ा सा
ये जो एडजेक्टिव एडवर्ब जो लेटर ऑन पार्ट है इसको हम थोड़ा बाद में ही डिस्कस करेंगे, पर क्योंकि बात आ जाती है तो फिर वो थोड़ा बताना ज़रूरी हो जाता है। तो बेटर कंपैरेटिव डिग्री होता है, ध्यान देखना, गुड और वेल का। आगे एडजेक्टिव में डिग्रीज पढ़ेंगे अपन, वहाँ पे हम बात करेंगे, वहाँ पे हम बात करेंगे और ये भी आपको बताएंगे कि गुड का कंपैरेटिव डिग्री गुडर क्यों नहीं होता है। और जब बात आ गई तो एक बात आपके लिए और छोड़ देते हैं कि गुड का कंपैरेटिव डिग्री गुडर और वेल का कंपैरेटिव डिग्री वेलर क्यों नहीं होता है, जबकि ये सिंगल सिलेबल वर्ड है। और इंग्लिश में बनाया गया है कि जो सिंगल सिलेबल वर्ड है उनका कंपैरेटिव डिग्री ईआर लगकर बनता है, जैसे आप लोग वाइज का वाइजर बनाते हो, कूल का कूलर बनाते हो। तो मेरा सवाल ये है कि आप लोग गुड का कंपैरेटिव डिग्री गुडर क्यों नहीं बनाते हो, बेटर क्यों बनाते हो, इन चीज़ों के बारे में भी हम बात करेंगे उस वक्त जब हम बात कर रहे होंगे। पर फिलहाल हम जो अंतर की बात कर रहे हैं, तो बेटर और वेल के बारे में अगर हम बात करें यहाँ से, तो याद रखना ये बेटर नाम का शब्द जो आप लोगों को यहाँ दिखाई दे रहा है, ये पहले की तुलना में ज़्यादा अच्छा होने के लिए होता है, जबकि वेल यहाँ पे जब वेल का मीनिंग अगर ऑलराइट से लिया गया है तो इसका मतलब ये एडवर्ब से लिया गया है, इसका मतलब ये ठीक है। पॉसिबल और प्रोबेबल दोनों, पॉसिबल का एडवर्ब पॉसिबली हो जाता है और प्रोबेबल का एडवर्ब जो होता है वो प्रोबेबली हो जाता है। दोनों के दोनों शब्द एडजेक्टिव हैं, याद रखना यहाँ से, दोनों के दोनों शब्द एडजेक्टिव हैं। यहाँ पे आ जाओ, पॉसिबल और प्रोबेबल दोनों का मीनिंग आपके पास दे रखा है। पॉसिबल का मतलब संभव, प्राकृतिक रूप से, अगर कोई प्राकृतिक रूप से कोई संभव घटना के बारे में बात करते हैं तो वो पॉसिबल होता है। और प्रोबेबल का मतलब होता है किसी घटना के घटित होने की संभावना होना, जो आपको लगता है कि ऐसा कुछ घटित हो सकता है तो वो क्या होता है, प्रोबेबल होता है। प्रोबेबल का मतलब कोई चीज़ घटित होने की संभावना होना, और नेचुरल रूप से कोई चीज़ होने वाली होती है उसके लिए आप क्या यूज करते हो, पॉसिबल यूज। तो दोनों वर्ड्स के बीच का अंतर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। प्रोबेबल और पॉसिबल में अंतर क्या होता है, ये आपके पास में कुछ वर्ड है। यहाँ पे आपके पास में एक वर्ड दे रखा है रिग्रेट और सोरो। दोनों के दोनों शब्द जो होते हैं, वैसे रिग्रेट नाम का जो शब्द होता है वो नाउन भी होता है और वर्ब भी होता है। रिग्रेट नाउन भी होता है, वर्ब भी होता है। सोरो शब्द जो होता है वो सिर्फ नाउन होता है आपके पास में। दोनों के बीच में अंतर, कुछ न करने का, जब जिंदगी में आपने कुछ करना चाहा और कुछ नहीं कर पाए, उसका जो होता है वो रिग्रेट होता है, और कुछ खो जाने का जो होता है वो सोरो होता है। सोरो का मतलब दुख होता है। आप लोग किसी क्रॉस रोड्स पे थे और आपको लगा कि यार काश मैं वहां पे ये डिसीजन ले लेता, और आप उस आज उस बात को लेकर दुखी हैं, परेशान हैं, इसका मतलब आपको रिग्रेट है उस चीज़ का, कि आप ऐसा कर सकते थे पर आपने किया नहीं, कुछ न करने का दुख होना। और सोरो का मतलब होता है दुख, कुछ खो जाने का दुख। ये आपके पास में सोरो रिग्रेट के बीच का अंतर है। साइट, सीन और सीनरी तीनों वर्ड है। जो कुछ आपको दिखाई दे रहा है वो साइट होता है। सीन वो घटना जहां पे कुछ घटित हुआ होता है, ठीक है, जैसे क्राइम सीन आप लोग देखते हो। सीनरी जो लैंडस्केप जो होता है, मतलब नेचुरल जो व्यू होता है, उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं। ये आपके पास में आज की क्लास में कुछ वर्ड थे जिनके बारे में हमने बात की है। और हमारे पास में एक वर्ड दे रखा है रोब और स्टील। देखो, किसी चीज को फोर्स से चुराना, समझ रहे हो, रॉबरी जो होता है, गन पॉइंट के ऊपर जो आपने चोरी कर ली वो क्या होता है, आपका रोब होता है। और चुपके से, बिना किसी की भनक के आप लोगों ने जो चोरी की, उससे उसको क्या बोलते हैं भाई, चुराना बोलते हैं। ये स्टील करना होता है। दोनों का मीनिंग तो सेम ही है दिखने में, लेकिन ये बाई फोर्स होता है। जब आप किसी के ऊपर दबाव बनाकर या किसी को डरा धमकाकर जो चोरी कर रहे हैं वो रॉब होता है, रॉबरी होता है। और ये स्टील होता है। स्टील थे, स्टील नाम का जो वर्ड है इसी से एक एडवर्ब बनता है स्टिल्थली। इसका मतलब होता है चुपके से, ठीक है, वो भी इसी से बना हुआ वर्ड है। इनफ और सफिशिएंट, ये बहुत अच्छा वर्ड है। ये बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है। आज तक बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है इनफ और सफिशिएंट को लेकर कि इनफ और सफिशिएंट के बीच का अंतर क्या होता है। तो आज अपन बात करने वाले हैं कि इनफ और सफिशिएंट जो दो वर्ड हैं, अगर हम लोग डिक्शनरी में भी जाते हैं तो वहाँ पे भी कुछ कन्फ्यूजन रह जाता है पढ़ने के बावजूद। आज हम सिंपल भाषा में देख लेते हैं। इनफ और सफिशिएंट, ये जो दो वर्ड आपके पास में दे रखे हैं। इनफ वर्ड का मतलब हो गया एज मच एज डिजायर्ड, मतलब जितना तुम चाहते हो उतना तुम्हारे पास है, ये इनफ है। दोनों का हिंदी मीनिंग पर्याप्त होता है। दोनों के दोनों शब्द एडजेक्टिव होते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच की बात करते हैं तो, ठीक है, मतलब जितना आपको चाहिए उतना अगर आपके पास है तो वो आपके पास में क्या हो जाता है, इनफ हो जाता है। सफिशिएंट का मतलब बहुत मुश्किल से उतना है जितना मुझे चाहिए। लाइक मुझे
दूसरे सिंपल शब्दों में हम ले लेते हैं, कोई भी एक बेसिक एग्जांपल ले लेते हैं। आपको लगता है कि जो है मुझे किसी कोर्स को खरीदने के लिए जो है वो 5,000 रुपये चाहिए, ठीक है। अब 5,000 रुपये चाहिए, इसका मतलब आपके पास 5,000 रुपये हैं या 5,000 से थोड़े ज़्यादा है। सिंपल से शब्दों में पढ़ते हैं कि आपके पास, आप मानते हो कि आपके पास 5,500 रुपये, तो आप कह सकते हो इनफ है। इनफ का मतलब उतना है जितना मुझे चाहिए, लेकिन सफिशिएंट का मतलब पर्याप्त है। हालांकि बहुत मुश्किल से वो हमारी एक्सपेक्टेशन मीट हो रही है। जैसे आपको लगता है कि आपके पास जो है वो 4,990 रुपये है, 4,999 रुपये, हालांकि वो ठीक है, पूरा है या पूरे ही 5,000 है, ये सफिशिएंट वाली सिचुएशन है। इनफ का मतलब जितना चाहिए उससे थोड़ा सा ज़्यादा होना, और सफिशिएंट का मतलब उतना ही जितना हमें चाहिए। बहुत मुश्किल से जो है वो ज़रूरतें पूरी होगा ना, इज कॉल्ड सफिशिएंट। दोनों के बीच का अंतर बहुत ही छोटा है, लेकिन इसीलिए इनका नाम कन्फ्यूजिंग पेयर्स है। तो ये आपके पास में अगले वर्ड है। तो आज की क्लास में हमने कुछ कन्फ्यूजिंग पेयर्स के बारे में बात की है। अगली जो हमारी क्लासेस रहने वाली हैं उसमें भी हम इसी तरीके से कुछ और कन्फ्यूजिंग पेयर्स, वोकैब का सेशन हम लोग हर रोज क्लास में लेकर आते हैं। ये सब बातें भी अपन साथ साथ में पढ़ते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।